डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, जिसे लिखने वाले A.R. विलियम्स है। अगर हम टूट के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम टूटनखेमुन था, जो कि फरोहा थे 18th डायनेस्टी एंशियंट इजिप्ट के। अगर हम बात करें फरोहा क्या होता है, तो एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स शासन को जो शासन चलाते हैं उसे फरोहा बोला जाता है। मतलब इसे शुद्ध भाषा में बोला जाए तो राजा। तो फरोहा का मतलब क्या होता है? राजा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अगर हम उसके बारे में बात करें तो वह एक टीनेजर था। टीनेजर 18 साल या 19 साल तक के लड़कों को बोला जाता है। तो वह एक टीनेजर था जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर गया। वह एक बहुत ही बड़े शक्तिशाली परिवार का अंतिम राजा था। उसे बहुत समय पहले मम्मी बना करके कब्र में दफना दिया गया था और लोग उसके बारे में भूल चुके थे। फिर उसके बाद 1922 का समय आता है जब उसकी कब्र को ढूंढा जाता है और उसके बारे में लोग जांच पड़ताल करने लगते हैं। साथ ही साथ लोग इस बात की जानकारी पाना चाह रहे होते हैं कि टूट की मौत का रहस्य था तो था क्या। टूट के इस कब्र को लगभग 80 सालों के बाद निकाला गया था, जिसमें टूट का जो भी बॉडी था उसका सीटी स्कैन भी किया गया, जिससे उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी पता चले फॉरेंसिक लैब में। और किसके बारे में? तो इसी टूट के बारे में। जब टूट के कब्र को निकाला गया था तो बहुत तेजी के साथ हवा चलने लगी थी और टूट को जिस जगह से निकाला गया था वह एक एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री था, जिसका नाम द वैली ऑफ किंग्स था। चारों ओर काले गहरे बादल आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वह बादल बहुत ही लंबे समय तक रहेंगे। और इसने क्या किया था, पूरे के पूरे आकाश को अपने निगरानी में रख लिया था। अब शाम 6 बजे का समय है। दिन है 5 जनवरी 2005। दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस मम्मी को और उसके सिर को सीटी स्कैन किया गया था और उस लड़के के मौत के बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी मेडिकल मिस्ट्री से कि आखिर उस लड़के की मौत हुई तो हुई कैसे। उस लड़के की मौत लगभग 3300 साल पहले हुई थी। सारी दोपहर जितने भी टूरिस्ट थे घूमने के लिए आ रहे थे तो उसके किसके टूट के कब्र के आसपास आ चुके थे। यहाँ यह पाया गया कि टूट का कब्र 26 फीट गहरे जमीन के अंदर था। तो लोग क्या कर रहे थे टूरिस्ट, तो टूट का एक बहुत बड़ी तस्वीर को जो कि दीवार पे टंगा हुआ था उसे देख रहे थे, जिसमें टूट हल्का तिरछा देख रहा होता है। जो क्या था, तो टूट का मम्मी का जिसमें टूट था उसका आउटर कॉफिन था। मतलब बाहरी परत में टूट के चेहरे को बनाया गया था। कब्र में होते हैं 3-4 परत होते हैं, तो बाहरी परत में टूट का चेहरा बनाया हुआ था और जितने भी टूरिस्ट थे सब उसे देख रहे थे।
वहीं दूसरी ओर कुछ विजिटर्स जो है वो गाइड बुक से कुछ पढ़ रहे थे, कुछ लोग वही शांति के साथ खड़े हुए थे और सारे के सारे लोग इस बात के बारे में सोच रहे थे कि कहीं यहाँ पे फरोहा का श्राप तो नहीं लग जाएगा। फरोहा का श्राप क्या होता है कि अगर कोई इजिप्शियन किंग को अगर उसके जहाँ पे उसे दफन किया गया वहाँ से निकाला जाए तो लोगों पे श्राप पड़ता है। तो क्या यह सच हो सकता था? वह दूसरी ओर जाई हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ एंटिक्विटीज है, वह कहते हैं कि यह मम्मी बहुत ही बुरी हालत में है। किसके कारण? तो हावर्ड कार्टर के कारण, क्योंकि हावर्ड कार्टर ने उसे 1920 से 1930 के बीच में टूट की मम्मी को निकाला था और उसने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिला था। अगर हम बात करें हावर्ड कार्टर के बारे में तो वह एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी बोलते हैं पुरातत्ववादी, मतलब वे लोग जो इतिहास के जितने पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हावर्ड कार्टर ने सबसे पहले टूट के टॉम को डिस्कवर किया था और इसके टूट के कब्र को देख करके ऐसा लग रहा था कि किसने तो कार्टर ने बहुत ही जल्दी में इसे तोड़ मोड़ करके इसके बारे में जानने की कोशिश की। अगर हम बात करें टूट के बारे में तो उसकी कब्र में बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था, मतलब बहुत सारे जेवर पाए गए थे सोने के बने हुए, और जिस तरीके से उसे बनाया गया था उसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस तरीके का बेशकीमती ज्वेलरीज अभी के समय में मिलना संभव नहीं था। अगर हम बात करें टूट के बारे में तो उसे दफनाया गया था रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर के, मतलब ये लोग भी आफ्टर लाइफ के कंसेप्ट को समझते थे कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। तो वहाँ पर टूट को क्या दिया गया था? एक बोर्ड गेम दिया गया, बोर्ड गेम के साथ साथ एक ब्रॉन्ज रेजर दिया गया, कुछ अंडर गारमेंट्स दिए गए, फूड दिया गया और वाइन दिया गया। यहाँ पे जाही हवास बता रहे होते हैं कार्टर के बारे में कि उसने कुछ महीनों तक जितने भी फरोहा के ज्वेलरीज थे, ट्रेजर थे, खजाना था, उसके बारे में अच्छे से समझा। फिर उसके बाद उसने टूट का जो कब्र था जो 3 लेयर से ढका हुआ था उसे खोलना शुरू किया। पहले लेयर में उसने पाया कि बहुत सारे मालाएं थे ऑलिव लीव्स के, फिर उसमें लोटल पेटल्स थे, कॉर्नफ्लावर्स के थे और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में पता चला था उन्हें। फिर उसके बाद बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें मम्मी मिला, लेकिन वह थोड़ा मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी को क्या होता है, मम्मी के शरीर को बचाने के लिए उसके शरीर के चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता है जो कि एक वर्निश मेडिसिन से बना हुआ होता है और वह पूरी तरीके से कठोर हो चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कॉफिन से निकाला जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसके शरीर को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह पूरी तरह से चिपका हुआ है। उसी में कार्टर ने लिखा था कि किसी भी वैध तरीके से हम टूट के शरीर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो किया जाए तो हम लोग क्या करें, हमें इस बात के बारे में समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, टूट के कब्र को धूप में ले कर के आए और उसे हथौड़े से पीटने लगे, और कार्टर यह ट्राई कर रहा था कि वो राइजिन जिससे टूट का बॉडी पूरी तरह से चिपचिपा है वो किसी तरीके से
ढीला हो जाए ताकि टूट के बॉडी को बाहर निकाला जा सके। और टूट का जो मम्मी का जो बॉडी है उसे लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया गया था, लेकिन किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कार्टर ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि हम इसे नॉर्मल तरीके से तो हटा नहीं सकते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शरीर के अंदर से, मम्मी के अंदर से इसको चीर फाड़ करके इसे निकालना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो हम लोग इसके पैर से शुरुआत करते हुए इसके शरीर तक जाएंगे ताकि हम इसके शरीर को आराम से बचा सकें। क्योंकि अगर कार्टर ऐसा नहीं करता तो हो सकते थे कि अब तक तो टूट के कब्र के बारे में बहुत सारे चोरों को पता चल जाता, तो ये भी हो सकता था कि चोर गार्ड्स लोगों को धोखा दे करके, बेवकूफ़ बना करके, तोड़ फोड़ करके टूट के बॉडी को मम्मी से बाहर निकाल करके जितनी भी सोने थे सारे के सारे सोने को लेकर के भाग जाते। और लेकर के भाग जाते तो इजिप्शियन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख का बात होता, क्योंकि वो आखिरकार एक राजा के ज्वेलरिस्ट थे। अगर टूट के बारे में बात किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति था। उसकी जितनी भी चीज़ें थे लगभग सारे के सारे सोने के बने हुए थे, चाहे नेकलेस के बारे में बात करें या फिर ब्रेसलेट, चाहे अंगूठी के बारे में बात करें या फिर एमुलेट के बारे में बात करें या फिर एप्रॉन के बारे में बात करें या फिर सैंडल्स या फिर पैरों पहनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों के बारे में बात करें, सारी के सारी चीज़ें महंगी थी और सोने की बने हुए थे। अब सवाल है टूट के बॉडी को इससे अलग करना है, तो कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने अपने लोगों को बोला कि सबसे पहले मम्मी के सर को बहुत ही आराम से इसे अलग करना पड़ेगा इसके जॉइंट से, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है उससे धीरे धीरे करके उसको अलग करना पड़ेगा। तो जब यह काम हो गया तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को दोबारा एक लकड़ी के बॉक्स में रीअसेंबल किया गया और उससे अच्छे तरीके से भर दिया गया ताकि टूट का बॉडी पार्ट किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे अभी तक लोगों ने काफ़ी हद तक इस बारे में जानने की कोशिश की कि टूट की मौत कैसे हुई। उन सब चीज़ों को उन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ करके कि टूट के जितने भी खजाने थे वो कैसे थे, तो खजाने पे ध्यान नहीं है, लेकिन टूट के मौत का कारण वह जानना चाह रहे होते। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया, मेडिकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया। 1968 में 40 साल के बाद जब कार्टर ने टूट की बॉडी को डिस्कवर किया था तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने क्या किया, एक एक्सरे का इस्तेमाल किया जिससे जो टूट का मम्मी था उसे स्कैन किया गया और क्या पता चलता है कि उसकी छाती की हड्डियां जो है वह मिसिंग थी, वहाँ पे नहीं थी। आजकल सीटी स्कैन जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसका इस्तेमाल किया जाता है एक ही बार में बहुत सारे एक्सरे निकालने का, और वो सारे के सारे एक्सरे को एक साथ मिला करके एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाया जा सकता था। लेकिन क्या यह हमें बता सकता है कि टूट के मौत का कारण था? तो क्या था, वह मरा कैसे? जिस समय उसकी मौत हुई तो वह कितने साल का था? टूट का मौत एक बहुत ही बड़ा हादसा था किसी भी राजा के बारे में, क्योंकि वह अपने ही वंश का सबसे अंतिम राजा रहा था। लेकिन टूट के मौत का कारण क्या था यह किसी को भी नहीं पता चला था।
वही दूसरी ओर अब थोड़ी कहानी बताई जाती है टूट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि एमेनहॉटेप थर्ड, जो कि टूट के शायद पापा या फिर दादाजी थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फरोह थे, इजिप्शियन किंग थे, जिन्होंने लगभग 40 सालों तक इजिप्ट पे शासन किया था और इनके शासनकाल को गोल्डन एज भी बोला जाता था। फिर उनके बेटे हुए एमेनहॉटेप फोर, जो उनके जगह पे आए और उनका जो शासनकाल था वह थोड़ा अजीब था, क्योंकि यह जो न्यू फरोह बने थे, न्यू फरोह जो कि एक नए राजा थे, उन्होंने किसका पूजा शुरू किया? एटन का, जो कि कौन है? सन डस्क, और उसने अपना नाम एखन नेटन रख दिया, जिसका मतलब होता है कि एटन का नौकर या फिर गुलाम बोल सकते हैं। और उसने क्या किया कि उसका जो रिलीजियस कैपिटल था उसे थीव से एखे टेटर में शिफ्ट कर दिया, जिसका अभी का नाम अमारना है। उसकी सबसे बड़ी हरकत क्या थी कि उसने आमून, जो कि एक राजा था, उसके मंदिर को बंद कर दिया। और यह एक बहुत ही डरावना समय रहा होगा, जिसके बारे में रे जॉनसन, जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च के हेड है, उन्होंने इस बारे में बताया था। एखेनेटन के इन हरकतों के बाद वह अंत में पागल हो गया और फिर एखेनहेटन के मौत के बाद एक नया राजा बना, जिसका नाम था सैम खेखरे, जिसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और फिर उसके बाद टूटेनखेटन आया, जो कि राजा बना इजिप्ट का, जिसे हम लोग फेमसली टूट के नाम से जानते हैं। और अपने दादा परदादा की तरह उसने अपने राज्य को चलाने की कोशिश की। टूटनखेटन ने अपना नाम टूटेनखैमुन रख दिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून का जीता जागता उदाहरण। और राजा बनने के मात्र 9 साल बाद उसने राजगद्दी छोड़ दी और अजीबो ढंग से उसकी मौत हो गई। अभी तक जितने भी ममीज मिले हैं, उनमें से टूट का जो मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा जाना माना है। लेकिन अभी तक कितनी मम्मी मिले, इस बारे में किसी को कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट के अनुसार 2003 तक में लगभग 600 मम्मी पाए गए हैं और आगे भी ऐसा चल रहा होगा। फिर उसके बाद नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने एक सिटी मशीन, कौन सा? तो एक पोर्टेबल सिटी मशीन का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहले जिसका सिटी स्कैन किया गया था वो किंग टूट ही रहे थे। जब सिटी स्कैन किया गया तो सिटी स्कैन में टूट का सिर से लेकर के पैर तक का सिटी स्कैन किया गया था, जिसमें लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज बनाया गया था टूट के सिर से लेकर के पैर तक का, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल बताया गया था टूट के बारे में। स्कैन करने के बाद एक भयंकर डिटेल पता चला और इस डिटेल को पता करने के लिए रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स और एनाटॉमी के लोगों को बुलाया गया था और इस बात को पता किया जा रहा था कि ऐसा क्या था जिसने अभी तक इसकी बॉडी को, टूट के बॉडी को इतने लंबे समय तक बचा कर रखा। जिस रात स्कैन
किया जाया था, उस रात टूट के कब्र को उठा करके लोग लेके जा रहे थे। जिस तरह से ताबूत की चादर को कोने पकड़ने वाला ले करके जाता है और उसे बाहर लेके पहुंच जाते हैं, फिर उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल करके स्कैन किया जाता है और फिर 20 मिनट बाद 2 लोग वहां पे आते हैं और वहां से वाइट प्लास्टिक फैंस लेके चले जाते हैं। और वही जो बहुत ही महंगा सीटी स्कैनर था वह ठंड पड़ चुका था किसके कारण? रेत के कारण। उन्हीं में से एक गार्ड बोलता है या तो परोहा का श्राप है, वह बस मस्ती मजाक में बोलता है। लेकिन फिर जैसे तैसे करके सीटी स्कैन का जो पंखा था वह काम करना शुरू कर दिया था और अभी तक किसी भी तरह के डाटा लॉस्ट नहीं हुआ था। फिर जिस तरीके से टूट को लाया गया था उसी तरीके से टूट को वापस उसके कब्र में भेज दिया गया, जहाँ पे वह बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से रह रहा था। 3 घंटों के बाद जब सारे के सारे टेक्नीशियन वापस अपने ट्रेलर में आए तो उन्होंने एक टूट का एक इमेज बनाया जिसका ग्रे सिर था, शेप उसकी बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया था, उसके गर्दन को भी शेप दिखाया जा सकता था। एक और इमेज निकला जिसमें उसके हाथों के बारे में बताया गया था, उसके बहुत सारे रिब केज के बारे में बताया जा रहा था और भी बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। जिसके बाद जाई हवासी स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि किसी भी तरीके का कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया था, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अब सो सकता हूँ, क्योंकि इस बात को बहुत समय हो चुके हैं और टूट के बारे में हम लोगों को अभी तक कुछ खास उतना जानकारी मिल नहीं पाया इतने सालों के बाद भी। जैसे ही हम लोग अपने ट्रेलर से निकले तो उस समय तक हवा चलना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब हवा में हल्का ठंड लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मौत वापस आ चुकी है, मौत का देवता कोई वहाँ पे आ चुका है, या फिर मौत की देवी आ चुकी है, या फिर खुद मौत वहाँ पे आ चुकी है। और टूट के टॉम पे एक ओरियन क्या होता है? एक तरह का कॉन्स्टलेशन होता है तारों के द्वारा बनाया गया, जिससे ऐसा माना जाता है कि वह कौन था? सोल ऑफ ओसिरिस। ओसिरिस क्या होता है? तो द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, मतलब मौत के बाद का जो देवता होता है उसे ही ओसिरिस बोलते हैं। और वही ओसिरिस शायद आज भी उस लड़की की देखभाल करता है, उस लड़के को देखता है।